ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान युद्ध को रोकने में चीन का आर्थिक रसूख काम आएगा या खाड़ी देशों की उम्मीदें टूट जाएंगी? हॉर्म्यूज और लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों की नजरें अमेरिका पर नहीं बल्कि बीजिंग पर टिकी हैं। अमेरिकी ताकत की सीमाओं को देखते हुए अब खाड़ी के अरब देश ईरान पर दबाव बनाने के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन क्या चीन वास्तव में तेहरान को काबू कर सकता है या उसकी नीतियां महाशक्तियों की प्रतिबद्धता में बनकर रह गई हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। जैसे जैसे ईरान युद्ध फिर से गहराता जा रहा है, खाड़ी के अरब देशों ने अमेरिका के बजाय चीन की ओर देखना शुरू कर दिया है। वे चाहते हैं कि चीन ईरान पर अपने आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल करके हॉर्म्यूज स्ट्रेट और लाल सागर को खोले। इस स्थिति ने इस बात की कड़ी परीक्षा ले ली है कि बीजिंग तेहरान पर दबाव बनाने में कितना सक्षम और इच्छुक है। खाड़ी देशों द्वारा चीन की भूमिका बढ़ाने का ये प्रयास बढ़ती निराशा का परिणाम है, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान पर शुरू किए गए अमेरिका इजराइल के हमलों ने उनके क्षेत्रीय दुश्मन को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन साथ ही उनके महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्यातों को भी सीमित कर दिया और उन्हें खतरे के दायरे में ला खड़ा कर दिया। ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा लाल सागर में बॉब अल मदब जलमार्ग के साथ साथ हॉर्म्यूज को धमकाने के बाद खाड़ी देशों ने चीन की मदद मांगी है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक वे इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि इस युद्ध ने अमेरिकी ताकत की सीमाओं को उजागर कर दिया। चीन ने विदेश मंत्री वांग यी ने एक नया युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए अपने समकक्षों के साथ दर्जनों फोन कॉल और बैठकें की, जबकि विशेष दूत झाई जून ने खाड़ी देशों की राजधानियों के साथ साथ ईरान में भी बातचीत की। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके सभी पक्षों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा है और लगातार लड़ाई रोकने के साथ शांति को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हालांकि बीजिंग ने शिपिंग के प्रति तेहरान की धमकियों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने से परहेज किया है, जिससे इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया है कि खाड़ी और उसके निर्यातों को सुरक्षित रखने के लिए चीन कितनी दूर जाने को तैयार है। खाड़ी क्षेत्रों के सूत्रों का मानना है कि चीन उतना प्रभावशाली साबित नहीं हुआ जितना सोचा गया था, क्योंकि अमेरिका के मैदान में उतरने पर महाशक्तियों की गणना हर चीज पर हावी हो जाती है। 2022 के खाड़ी चीन शिखर सम्मेलन के बाद से चीन ने खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों के साथ मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंध विकसित किए हैं और इस वर्ष रियाद में एक और शिखर सम्मेलन आयोजित होने की योजना है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के चीन विशेषज्ञ हेनरी ह्यूटेज हाइट के मुताबिक बीजिंग की सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी खेमे का खुला पक्ष लेकर कूटनीतिक तकरार मोल लेने के बजाय पूरे क्षेत्र में अपने संबंधों को सुरक्षित रखना है। एक बार जब अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गया तो बीजिंग के समीकरण केवल खाड़ी तक सीमित न रहकर वॉशिंगटन के साथ उसके व्यापक संबंधों और प्रतिद्वंदिता तक फैल गए। चीनी चर्चाओं की सीधी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि खाड़ी की सरकारें चीनी तकनीक, निवेश और ड्रोन तो खरीद सकते हैं, लेकिन वे ऐसा चीनी प्रभाव नहीं खरीद सकती जो वॉशिंगटन के साथ उनके संबंधों से स्वतंत्र होकर काम करे। राष्ट्रपति शी चिनफिंग के 24 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद है और चीनी विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए 4 सूत्री प्रस्ताव भी रखा है। चीन ने मध्य पूर्व की कूटनीति में पैठ बनाने के लिए अपने गहरे आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच मेल मिलाप कराया था, जिसकी अब कड़ी परीक्षा हो रही है। 3 पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक बीजिंग शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान पर जोर दे रहा है। इसके अलावा हाल ही में मामले की जानकारी रखने वाले 6 सूत्रों ने बताया कि चीन ने यमन के यूती आंदोलन के साथ सीधी बातचीत की है ताकि उसके टैंकरों को
दक्षिणी लाल सागर से बिना किसी हमले के गुजरने की अनुमति मिल सके। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ फेलो अन्ना ने कहा कि संकुचित द्विपक्षीय व्यवस्था की अब तक उसके कूटनीतिक प्रयासों का एकमात्र दृश्य परिणाम रही है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण मिलने वाली भारी छूट का चीन को फायदा मिला है और उसने दोहरे इस्तेमाल वाले घटकों और उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों के माध्यम से ईरानी सुरक्षा के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से उसने खुलकर कोई सैन्य सहायता प्रदान नहीं की है और मीडिया रिपोर्ट्स का लगातार खंडन किया है। विश्लेषकों का कहना है कि संकट पर बीजिंग की प्रतिक्रिया पूर्वी एशिया में उसके मुख्य हितों से दूर के क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कोई पक्की प्रतिबद्धता न रखने की उसकी दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में उसकी कोई रक्षा प्रतिबद्धता या सैन्य जनादेश नहीं। बीजिंग ने साफ कर दिया कि वो हॉर्म्यूज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है और इसके बजाय केवल कूटनीति, बाह्य नीति और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के निर्बाध प्रवाह की वकालत करता है। तो इस पूरी स्थिति से साफ है कि खाड़ी देशों की उम्मीदें भले ही चीन के आर्थिक रसूख पर टिकी हों, लेकिन बीजिंग की अपनी भू राजनीतिक सीमाएं हैं और वो अमेरिका के साथ अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।